देखिए आज हम देखते हैं प्रिज्म के बारे में, ठीक है कि नहीं। प्रिज्म जो है क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म आगे आवाज सही नहीं, तो प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म एक होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो दो प्लेन सतह से, आगे आवाज सही नहीं, जो दो प्लेन सतह से घिरा होता है, जिनके दोनों सतह एक दूसरे से किसी एंगल पे क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं। यानी कि इसके बहुत सारे डेफिनेशन हो जाएंगे, लेकिन प्रिज्म के बारे में मतलब सॉलिड डेफिनेशन आपको ये बता दें, मतलब इसको लिख देते हैं फिर इसको समझ लेंगे। प्रिज्म इज द, ठीक है कि नहीं, प्रिज्म इज द सॉलिड आगे आवाज सही कि नहीं, solid homogeneous transparent and refracting medium, solid homogeneous transparent and refracting medium which is bounded by two plane surface inclined at any angle, आगे आवाज से देखिएगा। इस डिफिनेशन को पहले ढंग से देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रिज्म इज द सॉलिड होमोजीनस, ठीक है कि नहीं। होमोजीनस मतलब एक ही प्रकार, समांगी माध्यम जो एक ही प्रकार का हो, जिसके प्रॉपर्टी हर जगह पे क्या हो, समान हो। ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टिंग मीडियम व्हिच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एनी एंगल, जो किसी भी एंगल पे क्या हो, झुका हुआ हो। जैसे हम आपको एक फिगर बनाते हैं प्रिज्म का, ठीक है कि नहीं, देखिएगा ये प्रिज्म का फिगर बनाते हैं इस तरह पे, तो देखिए क्लियर हो जाएगा इस फिगर से। यह एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इस तरह का जो फिगर दिया हुआ है यह कैसा फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। आगे आवाज से देखिएगा, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं, ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं, सी, ठीक है कि नहीं, ई, एफ, जी नाम देते हैं। आगे आवाज से देखिएगा, तो यानी कि मैं जो हाँ बता रहा हूं आपको, ये वाला जो सरफेस देख रहा है ना, ये वाला जो सरफेस देख रहा है, ये वाला और ये वाला जो सरफेस देख रहा है, ये दोनों प्लेन सरफेस है कि नहीं, दोनों कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। और दोनों एक दूसरे पे किसी एंगल पे झुके हुए हैं कि नहीं झुके हुए हैं, दोनों किसी एंगल पे झुके हुए हैं। आगे आवाज से कि नहीं, तो ये दोनों प्लेन सरफेस है और दोनों किसी एंगल पे झुके हुए हैं। समझ लीजिएगा, ये दोनों प्लेन सरफेस है और दोनों किसी एंगल पे क्या हुआ है, झुके हुए हैं। तो इस तरह का जो सरफेस, इस तरह का जो फिगर, इस तरह का जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम बन रहा है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, प्रिज्म नाम दे दिया। अब देखिएगा, कहने का मतलब यह है, यदि लाइट यहां से इंटर करेगा, आगे आवाज से कि नहीं, और यहां से आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लाइट यहां से इंटर करेगा और यहां से आउट होगा, मतलब यहां इन किया और यहां पे क्या हुआ, आउट हुआ, तो यह एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, लेकिन यही लाइट यदि सामने वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है, यहाँ तुम्हारे इसको देखिएगा, इस वाले सरफेस से इन किया और इस वाले सरफेस से आउट हुआ, तो यह एक स्लैब की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, स्लैब की भांति व्यवहार करेगा। अच्छा समझना है, इस वाले सरफेस में इन कर रहा है लाइट और इस वाले सरफेस से आउट हो रहा है, तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। यदि इस वाले सरफेस से इन किया और पीछे वाले सरफेस से आउट हो रहा है, तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, स्लैब की भांति व्यवहार कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, स्लैब की भांति व्यवहार कर रहा है। क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बता देंगे। यानी इस वाले सरफेस से इन किया और इस वाले सरफेस से आउट हो रहा है, तो कैसा व्यवहार करेगा यार, प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। और सामने वाले सरफेस से इन किया और पीछे वाले सरफेस से आउट हो रहा है, तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, स्लैब की भांति व्यवहार करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा है एकदम स्पष्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। देखिएगा, तो यहाँ पे इसी को हमने क्या नाम दे दिया, प्रिज्म नाम दे दिया। अब इसका एक 2 डायमेंशनल हम फिगर बनाएंगे। ये मेरे पास 3 डायमेंशनल फिगर हुआ, ये मेरे पास जो फिगर होता है यह 2 डायमेंशनल फिगर होता है। आगे बात से तो इसका यदि हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, पी क्यू, और यहाँ पे क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया। आगे बात से यहाँ से लाइट यदि इसके ऊपर गया,
आगे बात है, लाइट यहाँ पे गया और यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन किया और यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, कोई दिक्कत है तो बता। यहाँ से लाइट क्या कर रहा है, इन कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, एक PQ हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक PQ हुआ दूसरा क्या हो गया, PR हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इन दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो यह एंगल है जिसके ऊपर क्या बोला गया, इंक्लाइंड एट एनी एंगल, ठीक है कि नहीं। ये जो दोनों प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। आगे आवाज सही कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज चाहे इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। अच्छा, इसी को कहा जाता है एपेक्स एंगल। यही कौन सा एंगल होता है, एपेक्स एंगल। तो देखिएगा अब बात यहाँ पे है कि एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बीच, आगे यहां से कि नहीं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बीच का जो एंगल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, या इसी को क्या कहते हैं, एपेक्स एंगल। कोई दिक्कत नहीं है। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है इसी को हमने क्या नाम दे दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसको हम हमेशा कैपिटल ए से लिखते हैं, इसको हमेशा किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से लिखेंगे। जैसा एक और फिगर हम यहाँ पे देखते हैं नीचे की तरफ, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एक और नीचे की तरफ फिगर देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये नाम क्या दे दिया गया, पी नाम दे दिया गया, क्यू नाम दे दिया गया, यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया, आर नाम दे दिया। अब यदि लाइट इधर से इन किया, लाइट किधर से इन किया, ऐसे इन किया और ये ऐसे आउट हो गया, कोई दिक्कत किसी तरह से, यहां से इन किया और यहां से आउट हो गया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, पी आर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, क्यू आर। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कह देंगे। आ रहा बात सही कि नहीं। फिर से यदि हम देखेगा इसी फिगर में, यदि लाइट ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे चला है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। देखिएगा तो यहाँ पे लाइट किधर से इन किया, इधर से, आउट किधर से किया, इधर से, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है कि नहीं। तो इसी को हम कह देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई दिक्कत। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का डिफिनेशन जो होता है ये हमेशा यही होता है कि दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल होता है। यह क्या होता है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और इसको हम हमेशा किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा ऊपर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको तो डिसाइड करना होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है तो एंगल ऑफ प्रिज्म इधर होगा। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कहां होगा, यहां पर। आगे बात सही कि नहीं, कोई दिक्कत किसी तरह से, क्लियर होगा एकदम स्पष्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं प्रिज्म, और ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है कि नहीं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्लियर हो गया ना। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर हो गया एकदम स्पष्ट, क्लियर हो गया। अब देखिए एक इसी में नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं थीन प्रिज्म, ठीक है कि नहीं। देखिएगा थीन प्रिज्म क्या कहलाता है, इसको देखते हैं तो खूब अच्छे से समझिएगा। देखिएगा थीन प्रिज्म मतलब जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म का मान जो है वेरी स्मॉल, जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म का मान क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थीन प्रिज्म कहते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, थीन प्रिज्म। आगे आ सकते, जिसके एंगल ऑफ प्रिज्म का मान बहुत छोटा हो, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री बराबर हो, इसी को हम क्या नाम देते हैं, थीन प्रिज्म। तो इस चैप्टर के अंदर जनरली हमको कौन सा प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, थीन प्रिज्म के बारे में पढ़ना है जनरली, ठीक है कि नहीं। आप देखिए तो ये क्लियर हो गया प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जो दो प्लेन सरफेस से घिरा होता है और जो दोनों प्लेन सरफेस एक दूसरे किसी एंगल पे इंक्लाइन, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइन होते हैं। क्लियर हो गया ना, स्पष्ट हो गया एकदम, समझ में आ गया। देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको मिटा दिया, ठीक है कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, मिटा दिया, ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा आगे जो है, ठीक है, अगला हम काम करना है, और अगला क्या काम करना है इसको हमको समझना है, ठीक। अब हमको पढ़ना है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है कि नहीं। अब हमको क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ना है। अब देखो हम आपको एक चीज बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ऑब्जेक्टिव टाइप का चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हम इसके पहले भी बताए होंगे कभी। देखिए प्रिज्म के साथ दो फेनोमेना होता है। जब प्रिज्म के ऊपर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ेगा, ध्यान समझिएगा,
जब प्रिज्म के ऊपर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रिज्म के ऊपर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ डेविएशन का फेनोमेना होता है। किसका फेनोमेना होता है? डेविएशन का फेनोमेना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रिज्म के ऊपर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका फेनोमेना होता है? डेविएशन का फेनोमेना होता है। लेकिन यही प्रिज्म के ऊपर यदि कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट पड़ेगा, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यदि यही प्रिज्म के ऊपर कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट पड़ेगा तो यहाँ पे डेविएशन के साथ साथ आगे आवाज है कि नहीं, कौन सी का फेनोमेना होगा? डिस्पर्जन का फेनोमेना। आगे आवाज सही, यानी इस तरह से पता चलता है यहाँ पे सिर्फ क्या होगा मेरे पास? डेविएशन का फेनोमेना होगा। आगे आवाज से भी, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ेगा तो क्या होगा? डेविएशन होगा। लेकिन जब वही पॉलीक्रोमेटिक लाइट पड़ेगा तो डेविएशन के साथ साथ क्या होगा? डिस्पर्जन भी होगा। आगे आवाज से कि तो मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ा तो क्या होगा? डेविएशन होगा। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट पड़ा तो क्या होगा? डिस्पर्जन और डेविएशन दोनों होगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कौन सा लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ के बारे में। आगे बात समझ लीजिए। कोई दिक्कत है तो बता दी, कोई दिक्कत किसी तरह से, ठीक है। तो अब देखिएगा, आपको ये चीज क्लियर कर दे, ठीक है कि नहीं? आपको ये चीज क्लियर कर दे, ठीक है कि नहीं? आगे देखिए कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म टर्म आएंगे कि प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला इधर से निकलेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है कि नहीं? रिफ्रैक्शन थ्रू कौन चीज? प्रिज्म, यानी प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होगा, प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होगा, इस चीज को हमको देखना है, ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रिज्म बना लेते हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे क्या कर लिया? एक प्रिज्म बना लिया। प्रिज्म बन गया मेरे पास। आगे बात सही कि नहीं? यहाँ पे हमने क्या कर लिया है? प्रिज्म बना लिया है, एक प्रिज्म बन गया, ठीक है। ये P हुआ, ये Q हुआ और ये क्या हुआ? R। आगे बात सही कि नहीं? देखिएगा, यहाँ पे लाइट पड़ा, लाइट पड़ा कि नहीं पड़ा? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के ऊपर लाइट पड़ा। आगे बात सही। और यहाँ से ये लाइट जो है, यदि ये मीडियम नहीं होता, ये प्रिज्म यदि नहीं होता तो लाइट सीधे जाता, ज्यादा गिरे जाता। यदि अब प्रिज्म नहीं होता तो लाइट क्या जाता? सीधे जाता। लेकिन प्रिज्म होने की वजह से लाइट जो है यह क्या हो गया? डेविएट। लाइट क्या हो गया? डेविएट। आगे आवाज से भी, लाइट क्या हो गया? डेविएट। अब देखिए, खूब अच्छे से समझना है इस चीज को। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल, यदि हम थोड़ा सा अच्छे लगता, ये कहीं आगे मिलेगा कभी नहीं, ये लाइन कभी आगे नहीं मिलेगा। यदि इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को हम आगे कहीं पे लेकर के चलते हैं तो आगे कहीं नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है कि नहीं? तो ये वाला जो एंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे तो मिल तो जाएगा, पीछे लेकर के जाएंगे तो मिल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो एंगल जो आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। यही जो कहलाता है, यही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। आज आवाज से भी विचलन का कोण, यही क्या कहलाता है? विचलन का कोण। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में दरअसल हमको यही एंगल ऑफ डेविएशन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यही एंगल ऑफ डेविएशन क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखिएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम आपको बता दें। तो एक और फिगर हम बना लेंगे, ये तो हमको समझ में आ गया। एक और हम थोड़ा सा फिगर प्रिज्म का बना लेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर बना लेंगे। हमेशा हमको 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे आवाज से देखिएगा, तो यहाँ पे नाम दे दो आप, यहाँ पे नाम दे दीजिए। P क्या हो गया? Q हो गया। नाम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। आगे आवाज सही नहीं, कोई और ये नाम देना। ये तो हम आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बार बार समझ में नहीं आता है, पूछते हैं, इसलिए हमने आपको नाम दिया। ऐसा नाम देने का आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, तो यहाँ पे लाइट जो इंसिडेंट किया, ठीक है कि नहीं? तो ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जाता? सीधे जाता। ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जाता? सीधे जाता। कोई दिक्कत नहीं है। प्रिज्म होने की वजह से लाइट कैसे गया? आगे आवाज से निकली। प्रिज्म होने की वजह से लाइट कैसे चला गया? अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देना है। यहाँ पे क्या डालना है? नॉर्मल डाल देना है। और यहाँ पे क्या डाल देना है? नॉर्मल डाल देना है। नॉर्मल डाल गया दोनों जगह। नॉर्मल डाला कि नहीं डाला? देखिएगा, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। आगे आवाज से नहीं। और इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे कहते हैं। निर्गत किरण, इसको कौन सा किरण कहा जाता है? निर्गत किरण कहा जाता है। और इसको हम आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दी। अब बात यहाँ पे है
ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल खींचा गया, ये क्या खींचा गया, और ये भी क्या खींचा गया, नॉर्मल। तो यहाँ पे जो एंगल आई होगा इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे, इसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे, इमर्जेंस कहेंगे, वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे, इंसिडेंस कहेंगे, और यहाँ पे जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे, इमर्जेंस। आगे बात से देखिए, निर्गत कोण हो गया और यहाँ पे आपतन कोण हो गया। अब यह वाला जो रे अंदर जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है अंदर में, प्रिज्म के अंदर में जो दिख रहा है, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इसको कौन सा रे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो कोण बनाया इसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, फिर ये भी तो रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत किसी तरह से, क्लियर हो गया। अब देखिएगा, और आसान सवाल क्या, ये वाला देखिएगा, यदि हम इसको थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं, ये वाला इस वाले फिगर में, तो ये मेरे पास यहाँ पे डेल्टा बना है कि नहीं बना, यही नहीं, इसको विचलन का कोण एंगल ऑफ डेविएशन करना है, तो हमको यही वाला एंगल निकालना है, हमको क्या करना है, यही वाला एंगल निकालना है। इस फिगर में देखिएगा, तो ये वाला एंगल बाह्य कोण है कि नहीं है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है। आइए, सामने के अंतः कोणों के योग के यानी कि इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले से पता है हमको, पता है कि नहीं पता है, पता है नहीं ये बात, तो देखिएगा। और आसान सवाल क्या, जब ये पहले से पता है तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए, ये वाला एंगल निकालेंगे तो कितना होगा, ये पूरा यहाँ से भाई R1 है, कौन चीज है, R2 है, देख भाई पूरा एंगल कौन चीज, भाई ये पूरा एंगल I नहीं दिख रहा है, पूरा एंगल कौन चीज है, I है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, I होगा, सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना, ठीक नहीं। तो ये अब ये वाला एंगल निकालना होगा, तो वो क्या करना पड़ेगा, I माइनस R1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, I माइनस R1 करना पड़ेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, E, ये वाला पूरा एंगल कितना है, I वाला E है, तो पूरा एंगल कौन सी हो जाएगा, E अब माइनस R2 हो जाएगा। बोलिए आगे बात से नहीं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू, तो डेल्टा बराबर कौन सी हो जाएगा, I माइनस R1, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस कौन सी हो जाएगा, E माइनस R2। आया है समझ में, बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप क्या कर लीजिए, डेल्टा इक्वल टू कर लीजिए I अब प्लस E हो जाएगा, अब माइनस R1 अब प्लस R2 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो एक तो रिजल्ट यहां से निकला, लेकिन ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं। अब देखिए, ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं है, तो कंप्लीट रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला ट्रायंगल निकालेंगे। ये पूरा एंगल कितना है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो। अच्छा करते, अब हम इस वाले ट्रायंगल पे बात करेंगे, हाथ घुमा रहे इसको देखिएगा, हां अच्छा करते। तो यदि हम ये वाला पूरा एंगल निकालें, तो भाई पूरा एंगल कितना डिग्री है, 90 है, और पूरा एंगल यहां से यहां कितना हो जाएगा, 90 अब माइनस R1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिर ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा यहाँ, 90 माइनस R2। तो अब देखिएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम किसके बराबर होता है, 180। तो यहाँ पे कितना होगा, 90 माइनस R1 आगे से कि नहीं, अब प्लस में कितना हो गया, 90 माइनस R2 अब बराबर किसके हो गया, 180 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा तो देख, 90 90 180 खत्म हो गया, ठीक है कि नहीं, यानी A इक्वल टू किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 के बराबर हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए फटाफट, R1 इक्वल टू R2 बराबर हुआ कि नहीं, ऐसे समझ ना आए तो कोई दिक्कत है तो बता दो। तो यहाँ A इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर हो गया, तो इसी A का वैल्यू उसी R1 प्लस R2 का वैल्यू उसमें रख देंगे, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, I प्लस E माइनस E। फार्मूला निकला है कि नहीं निकला है, जल्दी निकला है कि नहीं निकला, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस E। निकल गया फार्मूला, निकल गया कि नहीं निकल गया। तो यहाँ पे एक रिजल्ट ये वाला काफी इंपॉर्टेंट हुआ कि A इक्वल टू किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2। चाहे ये वाला फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट हुआ, लेकिन फाइनल फार्मूला कौन सा हो गया मेरे पास, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फाइनल फार्मूला समझ में आ गया ना।
डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस क्लियर हो गया एकदम स्पष्ट समझ में आ गया। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द यही क्या कहलाता है रिफ्रैक्शन थ्रू द क्लियर हो गया एकदम कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको हमको क्या रखना है ध्यान में रखना है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है समझ में आ गया आपको ठीक है कि नहीं। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और इस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का मान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी हमको क्या हो गया समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है राजेश जी आ गया।